नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कई हफ्ते से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं पेगासस स्कैंडल या पेगासस के पर्दाफाश को लेकर, जहां देश के जाने माने पत्रकार, विपक्षी नेता और इसके अलावा लीगल कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब के ऊपर जासूसी करने की कोशिश की गई और कुछ के ऊपर कामयाब तरीके से ये जासूसी की गई। अब जो मामला सामने आया है उसने जो देश की लीगल कम्युनिटी है, जो जुडिशरी है और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको थर्रा कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। अब जो खबर द वायर ने जिसका पर्दाफाश किया है वो खासकर ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल कर लिया है इन याचिकाओं को और इन पर सुनवाई होगी। इस दौर में ही सुप्रीम कोर्ट की खुद की निष्पक्षता को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से जो आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। वायर का जो ये फ़िलहाल पर्दाफाश है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस अरुण मिश्रा, आपको याद होगा मैंने पहला जब कार्यक्रम किया था आपको बताया था कि एक सिटिंग जज के ऊपर भी जासूसी करने की कोशिश की गई। इन जज का नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि पोटेंशियल टारगेट थे। 2020 में रिटायर हुए, सिटिंग जज उस वक्त थे और जब वो सिटिंग जज थे, जब उनके ऊपर जासूसी करने की कोशिश की गई, उनका नंबर है रजिस्टर्ड नंबर। BSNL से हमने ये कंफर्म किया है सोर्सेज के मुताबिक। खुद अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये नंबर उनका नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 2013-14 के बाद इस नंबर को इस्तेमाल नहीं किया। BSNL ने इस बात को कंफर्म किया हमारे सूत्रों ने कि उनके नाम पर ये नंबर रजिस्टर किया गया 2018 में। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार्स, उनके नंबर पोटेंशियल टारगेट्स में पाए गए हैं। NK गांधी और TI राजपूत, ये दोनों ऐसे हैं जो रिट सेक्शन में काम करते थे। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था जो न्याय का उच्चतम मंदिर मानी जाती है कि जहां व्यक्ति इंसाफ की आस लेकर वहां पहुंचता है और ख़ासकर तब भी जबकि तमाम अदालतों से वो निराश हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की आस करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी का विश्वास है, जितने संवेदनशील मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, क्या उनको लेकर भी एक तरह से ये विश्वास हिल जाएगा? क्योंकि ये जो रजिस्ट्रार हैं, ये समझना ज़रूरी है कि जो फैसले हैं उन्हें जज सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 26 जज, उन अलग अलग मामले उनके पास जाते हैं, लेकिन ये मामले उन तक पहुंचेंगे, ये मामले किस जज के ज़रिए सुने जाएंगे, कहाँ किस अदालत में सुने जाएंगे, ये सब तय करने का अधिकार होता है जो रजिस्ट्रार्स हैं उनको। तो इसलिए बहुत संवेदनशील है ये मामला कि अभी भी देखिए, जब ये कहानी लिखी जा रही थी 2 अगस्त को, तब भी 69,476 मामले पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट में जिन पर सुनवाई शुरू नहीं हुई। 600 ऐसे मामले हर महीने जुड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक मामला जो एक रात में ही दायर हुआ, दर्ज हुआ और सुबह उस पर सुनवाई हो जाती है? तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी संस्था है और इसके अलावा जिस तरह से जो वकील हैं, यानी कि जो पूरी न्याय प्रणाली है, जज से लेकर वकील से लेकर रजिस्ट्रार तक, अगर उन सबको देखने की कोई कोशिश कर रहा है, उन सबको भेदने की कोई कोशिश कर रहा है, तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके पास इतना पैसा है जो हर एक व्यक्ति हर एक नंबर पर जासूसी करने का 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर सकता है? साफ तौर पर NSO ने कहा है कि वो सिर्फ सरकारों को ये बेचती है स्पाईवेयर। तो अब आज सवाल ये उठ रहा है कि अगर खुद सुप्रीम कोर्ट की संस्था और जज अगर जासूसी के घेरे में हैं, तो जो न्याय प्रणाली है हमारी, जो इंसाफ की जो आस है, उस पर किस तरह के गंभीर सवाल उठेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। देश की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह, जो कि सीनियर एडवोकेट होने के अलावा भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुकी हैं और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स और जेंडर जस्टिस से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको लेकर वकालत करती हैं, न सिर्फ कि अदालत में, अदालत के बाहर भी किस तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के ज़रिए हम इन दोनों को बेहतर बनाएं, भारत में मानवाधिकार और साथ ही महिलाओं के अधिकारों, उनके बराबरी से जुड़े मुद्दों पर। इंदिरा जयसिंह, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये वायर की खबर पढ़ी और सुनी कि किस तरह से भारत के एक सिटिंग पूर्व जज का नंबर भी इस लिस्ट में शामिल था, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दर्शकों को समझाने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो रजिस्ट्रार्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन 2 लोगों के नाम इसमें शामिल थे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि जस्टिस गोगोई के वक्त में जो उनकी असिस्टेंट थी, जो उसने आरोप लगाया अपने ऊपर ज़्यादती का, उसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ
कि जो अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा का जज रहते दौरान जो उनका पुराना नंबर था उस पर जासूसी की जा रही थी, इसको आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो ये बात हमें पता लग गई कि उन्होंने ये डिनाई नहीं किया है कि ये मेरा नंबर था। तो इससे तो ये बात एक हमारे सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फोन्स टारगेट हो रहे हैं। अब इसको लेके मेरा ये विचार है कि ये एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बहुत बड़ा हमला है। और क्यों? क्योंकि जब हम तो ये जानते हैं कि हर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बहुत महत्वपूर्ण केसेस सुन रहे हैं और सुन रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट जज का फोन पे पेगासस या कोई और मैलवेयर डालते हो तो आपको उनकी पूरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि उसी जज को ब्लैकमेल करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो ये इसलिए ये इतना बड़ा हमला है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे। अब किसने किया ये तो जांच के बारे में ही पता चलेगा, लेकिन इतनी बात तो हमें पता है कि एनएसओ ने कहा है कि ये सॉफ्टवेयर वो सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। तो जिसको हम सिर्फ फिंगर ऑफ सस्पेशन कहेंगे तो उनको ही पॉइंट करता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा भेद देता है आपकी ज़िंदगी को, ये जो पूरा वायरस है कि यानी आपके फ़ोन पे कब्ज़ा, यानी कि आपके जीवन पर कब्ज़ा। और जैसे आप खुद भी कह रही हैं और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, खुद एनएसओ ने कहा है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक सरकार से दूसरे को जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो इजराइल की सरकार देती है एक दूसरी सरकार को बेचने से पहले। यानी कि आप ये समझिए कि दो सरकारों के बीच एक तरह का ये करार है, एक तरह का मुआहदा है ये। मैं इससे पहले कि आपसे जानूं दूसरे मुद्दों के बारे में, मैं इसी के बारे में आपसे ये जानना चाहती हूँ। आप ये कह रही हैं कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नंबर सरेंडर कर दिया इससे पहले कि वो जासूसी के दायरे में आता, तब भी ये बात अहम है कि उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया ऑन रिकॉर्ड कि उनके पास ये नंबर नहीं था। और अहम बात ये भी है कि अभी भी वो फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण पद पर हैं, वो भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जी, तो यही मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह के केसेस कोर्ट में जाते हैं, और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा ये वही व्यक्ति है, वही जज है जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक बहुत महान व्यक्ति है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से पूरी जो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन कहते हैं वही कोलैप्स हो रही है। और ये है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को या किसी भी जज को टारगेट करने का मतलब एक ही है कि ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो फासला होना चाहिए वो अभी नहीं है। और हाँ, अब मानव अधिकार कमीशन के वो चेयरमैन है, इसीलिए ये एक करंट इशू भी है, इसको हम भूल नहीं सकते। इसके बारे में जांच होनी चाहिए। उनका फोन नंबर सरेंडर करने के बाद भी जब उनकी सर्वेलेंस हो रही है तो इसका क्या मतलब है ये भी हमें पता। शायद उन्होंने किसी अपने रिलेटिव को दे दी हो, उनकी भी बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है। मेरा जो कंसर्न है इस मामले में वो ये है कि इस माध्यम से आप अपने जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो। इसलिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे जजमेंट्स के ऊपर भी एक डाउट छा गया है कि जब कोई जज जजमेंट देता है, क्या उसने ये जजमेंट क्यों दिया, इस तरह के सवाल दिमाग में आने शुरू होते हैं। बहुत अहम बात है ये, और आप ठीक कह रही हैं ये बात। तो खासकर कि 2020 में जो सिटिंग जज वो रहे, 2020 तक में रिटायर हुए, उससे पहले उन्होंने जाहिर है बेहद महत्वपूर्ण मामलों को सुना होगा। उनकी फहरिस्त में जाने का तो वक्त नहीं है। दूसरा अहम बात, क्योंकि हम यहाँ सवाल ये उठा रहे हैं कि न सिर्फ के पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं पर, बल्कि जो हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी जुडिशरी है, जिसमें जो उच्चतम न्यायालय है, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ उम्मीद की जाती है कि इंसाफ की पुकार के लिए वहां तक हम जाएंगे, उस दरवाजे पर भी अगर
पहरेदारी हो रही है वो पहरेदारी लोकतंत्र का दूसरा अंग कर रहा है। संविधान साफ तौर पर कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन दोनों का सेपरेशन ऑफ पावर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें 2 रजिस्ट्रार्स का जो जिक्र हो रहा है और ये दोनों रिट सेक्शन में काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के करते रहे जब उनका नाम इस फहरिस्त में जुड़ा, पोटेंशियल टारगेट रहे एन.के. गांधी और टी.आई. राजपूत। अब मैं चाहती हूँ इंदिरा जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्यों एक आम दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहा है उसके लिए ये जानना, हमें जजों की बात तो समझ में आती है, लोगों को वकीलों की बात भी समझ में आती है, लेकिन ये रिट सेक्शन में काम करने वाले ये जो 2 अधिकारी, इनके फ़ोन नंबर की ज़रूरत किसको पड़ेगी और क्या अहमियत है इस बात की? ठीक है, देखिए, कोई भी संस्था को फंक्शन करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट की जरूरत होती है। कुछ भी हो, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तब भी एक नर्व सेंटर, एक सेक्रेटेरिएट की जरूरत होती है, और वो है रजिस्ट्रार की ऑफिस, जिसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये भी उसी सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी है कि उसके अंडर जो काम करते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। अब वी नो, हमें ये पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ओके, आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए, पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में चाहे कितने भी जजेस हो, 33 जजेस हो, वो सब एक साथ बैठते नहीं है, वो बेंचेस में बैठते हैं, या 2 या 3 या 5। इसीलिए हमारी रजिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन सा केस कौन से बेंच के पास जाता है। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और हम बरसों से सुनते आए हैं कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब वो पता नहीं क्या करते हैं, ब्राइबिंग करते हैं, क्या करते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे काम कभी किए नहीं है, लेकिन सुना जरूर है कि आजकल मैंने कल ही सुना था कि किसी ने ऐसे एक बोस्ट किया कि ठीक है, मैं तो ये केस फलाने जज के सामने आपको पोस्ट करवा के दे दूंगा। कैसी उनकी हिम्मत होती है ऐसी बातें करने की। अगर ये असाइनमेंट चीफ जस्टिस करते हैं तो ऐसी बातें हमें क्यों सुनाई देती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रजिस्ट्री का जो काम है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, और उनके ही द्वारा कोई भी केस किसी भी जज के सामने लगता है। नाउ इन थियोरी ऑफ कोर्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड्स, और ये भी एक गलत काम है, हम सब जानते हैं कि एक गलत काम है। ये काम एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक कोलिजियम ऑफ जजेस के हाथ में होना चाहिए, या तो रोटेट होना चाहिए। लेकिन इसका महत्व ये है कि जो रजिस्ट्री को कंट्रोल करता है वो ये भी कंट्रोल कर सकता है कि ये केस कौन से जज के सामने जाएगा। ये बहुत डेंजरस पावर है, इस पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो यानी इंदिरा जी आप ये कह रही हैं कि क्या कोई मामला सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा? जी हाँ इंदिरा जी, कोई मामला सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या संवेदनशील मामले को कहीं दबा तो नहीं दिया जाएगा, उसको कौन जज सुनेगा, इसके इस तथ्य के बावजूद कि मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम जो न्यायाधीश हैं वो सुनते हैं। इसके अलावा आप ये कह रही हैं कि कौन सा केस सुना जाएगा या नहीं, या कब उसका नंबर आएगा, ये रजिस्ट्रार तय करते हैं? जी, टाइमिंग के बारे में भी, अगर मैंने इतने पिटिशंस फाइल किए हैं और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैं अपना टाइम अवेट करती हूँ, ठीक है, मेरे नंबर के हिसाब से केस आएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, वो रात को 12 बजे केस फाइल किया, सुबह को 10 बजे लग गया। ये कैसे होता है? ये रजिस्ट्री के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्री के हाथ में बहुत कंट्रोल है, और ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि 2 व्यक्तियों के फोन को। एक और मैं बात, ये दोनों नाम मैं जानती हूँ, जो 2 नाम आपने लिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टाफ भी रोटेट करते हैं। एक दिन रजिस्ट्री में होंगे, दूसरे दिन किसी जज के ऑफिसर और ड्यूटी होंगे, और इनके नाम तो मैंने सुने हुए हैं। ये लोग चीफ जस्टिस के ऑफिसर्स ऑन ड्यूटीज भी रहे हैं। बहुत अहम बात है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि 1 दर्जन से ज़्यादा वो लॉयर्स हैं, वो वकील हैं
जो कि खासकर मानव अधिकारों के जो मुद्दे हैं उनमें अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, उनके मामले लड़ते हैं, उनके ऊपर भी जासूसी करने की कोशिश की गई, वो भी पोटेंशियल टारगेट्स हैं। इसके अलावा जो क्योंकि मैं इन दोनों को जानती हूँ, ये जी दोनों नाम मैं जानती हूँ। बिल्कुल जी हाँ, और इसके अलावा जी बिल्कुल फॉर्मर जो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हैं उनसे जुड़े हुए एक वकील, उनकी भी जासूसी करने की कोशिश की गई। तो ये तो अहम बात है कि पूरी जो लीगल कम्युनिटी है वो फिक्रमंद है इन सब जासूसियों को लेकर। लेकिन जो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत ही संवेदनशील, जो बहुत ताकतवर महिला नहीं थी और उस वक्त भी एक तरह से भूचाल आया था भारत की जुडिशरी में भी, भारत की सियासत में भी, जस्टिस गोगोई की असिस्टेंट जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया जस्टिस गोगोई के खिलाफ। हम जानते हैं कैसे उन्हें नौकरी से निकाला गया, उसके बाद वापस उन्हें नौकरी पर रख लिया गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इस पूरे जो पर्दाफाश हुआ है इसमें डिटेल सामने आई हैं कि उनसे जुड़े हुए 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके नंबरों की जासूसी की गई, उनके पति भी उसमें शामिल हैं जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं। इस पूरे जो एक पावर स्ट्रक्चर है जिसमें भारत के सबसे ताकतवर लोगों में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके मातहत काम करने वाली एक छोटी असिस्टेंट वो आरोप लगाती है उसके साथ इंसाफ नहीं होता। उसके नंबरों को जब उसने एफिडेविट दर्ज किया उसके बाद उसके नंबरों की जासूसी शुरू हुई। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इस बात के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो उसको दोबारा दोहराना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ है उस लड़की के साथ न्याय, दूसरी तरफ उससे भी बड़ा सवाल है, और वो बड़ा सवाल है कि अगर उनके फोन्स को टारगेट किया गया है और अगर उनके फोन्स पे ये स्पाईवेयर डाली गई है, तो मैं दोबारा वही आपको कहूंगी, क्या किसी ने कोई अटेम्प्ट की कि जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल करने की? इस सवाल का जवाब हमें कौन देगा? कौन देगा इस सवाल का जवाब? ठीक है, तो इस राज में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। लड़की को न्याय मिली ना मिली, आज उस लड़की को रीइंस्टेट किया गया है एक गलत तरीके से, वो एक अलग बात है। लेकिन देश के सामने इससे बहुत ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे कि किसी ने अटेम्प्ट की एक जज को ब्लैकमेल करने की, और उसके बाद उनके सब जजमेंट्स के ऊपर एक क्लाउड आ जाएगा। फिर लोग पूछेंगे कि ये जजमेंट जो उन्होंने दिया, ये गवर्नमेंट के फेवर में दिया, ये क्यों दिया? इनके ऊपर कुछ चल रहा था, निगरानी, कुछ सर्वेलेंस चल रही थी, कुछ उनके ऊपर टारगेटिंग हो रही थी, और किसने किया, और हु बेनिफिटेड फ्रॉम इट? अब जब तक इन सब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मुझे लगता है एक ऑर्डिनरी इंसान को हमारे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी। तो इन सब बातों का खुलासा करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप किसी भी फोरम में इसकी जांच कर लो, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, ये बात अलग है। लेकिन महत्व की बात यह है कि इस सवालों का जवाब हमें मिलना जरूरी है अगर हम जुडिशरी में कॉन्फिडेंस रखना चाहते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं जो भीमा कोरेगांव केस में जो लोग जेल में हैं उनके तरफ से मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में केसेस आर्ग्यू कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों के बीच में कितने लोगों के नाम इस लिस्ट में आए हैं? बहुत सारे लोगों ने। अब वो लोग अपने फोन सरेंडर भी नहीं कर सकते फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, क्योंकि उन लोगों के फोन तो सरकार ने कॉन्फिस्केट कर दिए हैं। तो ये भी उनके पास एक मीडियम नहीं है कि मैं अपना फोन सरेंडर कर दूं और फोरेंसिक एनालिसिस के लिए दे दूं ताकि मैं प्रूव कर सकूं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि out of 16 people, 9 of them have been on the list. So I want to raise this question: are cyber crimes being committed against ordinary citizens of this country? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो
really, I mean, the nation should be actually shaken up by what has happened, particularly about the functioning of the judiciary of this country. इंदिरा जी, अगर मैंने आपकी बात को ठीक समझा तो आप कह रही हैं दो नज़रिए से इस बात को देखा जाना चाहिए कि क्या वो लड़की इतनी कमज़ोर थी कि देश के इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति के सामने वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाई, उसका संघर्ष जो है वो ज़ाया हुआ और उसके इतने नंबरों पे जासूसी हुई। लेकिन आप कह रही हैं दूसरी तरफ इसको इस तरह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उसको इस्तेमाल किया गया होगा एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पर, ताकि जो फैसले उस वक्त ले रहे थे, वो जो केसेस सुन रहे थे उस वक्त जस्टिस गोगोई, उनको प्रभावित किया जा सके। दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। आखिरी बात आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये कह रही हैं कि पेगासस के इस एक्सपोजे के बाद, इस पर्दाफाश के बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो हमारे न्यायपालिका की, जो न्याय प्रणाली की, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, उसकी जो एक स्वतंत्रता है, क्या उस पर भी सवालिया निशान लगा है? क्या इतना गंभीर ये पर्दाफाश है? उस स्वतंत्रता पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि सिर्फ जजेस को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन वकीलों को भी टारगेट किया गया है। रोहतगी का तो नाम आपने लिया ही, लेकिन उसके अलावा भीमा कोरेगांव में जो वकील उनके लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। तो अगर न्याय के ये दो पहलू हैं, एक है जज, दूसरा है वकील। इन दोनों के माध्यम से ही एक ऑर्डिनरी सिटीजन को जस्टिस मिलती है, और अब दोनों को टारगेट करोगे तो मैं बोलूंगी कि दोनों आपके विक्टिम हो गए। बोथ द लीगल प्रोफेशन एंड द जुडिशरी हैव फॉलन विक्टिम टू टारगेटिंग बाय पेगासस। एंड फिर तो कहना ही पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, it requires a completely transparent investigation to restore confidence. ये तो मेरे पास भी लोग आएंगे, कहेंगे मैडम सुप्रीम कोर्ट में जाने का फायदा क्या है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रही हैं कि इस पर जो है जांच बिठाई जानी चाहिए। और खुद जहां की हम कह रहे थे अभी तक मांग ये हो रही है, नेताओं के जरिए, पत्रकारों ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बिठाई जाए और फिर उस पर जाँच हो। और यहाँ आज ही पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद जज और वकील और उनके रजिस्ट्रार्स, उन सबके फ़ोन जो हैं वो टैप होने की या उनके स्नूपिंग होने की, बाकायदा जासूसी होने की आशंका है। तो अपने आप में ये एक हास्यास्पद भी है ये बात, और इतनी ही दुखदाई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।